सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मैं एक बना लेता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको कि हमने खींचना है, लेके जाना है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेके जाते हैं लाइक ये इस डायरेक्शन में हमने इसको लेके जाना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लेके जाना है, इसका नाम हम मैस रख देते हैं, कैपिटल एम। ले जी, हमने इसका मैस रख दिया कैपिटल एम। दिस इज द मैस जिसको हमने मूव करना है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इन दिस केस हम इसको मूव करेंगे लाइक इस तरह से हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ नाम की, तो वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक इसका कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो बनेगा अलोंग वाई एक्सिस को बन जाएगा। वाई एक्सिस पर इसका एक और कंपोनेंट बन गया, ये चीज इस तरह से। तो अब अगर हम देखें कि फोर्स जो है वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है, मैं उसे कहूँगा एफ कॉस थीटा। इस बारे में आप सेकंड चैप्टर में जाकर देख सकते हैं कि फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसको नाम दे दूं एक्स एक्सिस और इसको नाम दे देता हूं वाई एक्सिस का, तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। वो कंपोनेंट फोर्स का जो अलोंग एक्स एक्सिस है हम उसे एफ कॉस थीटा कहेंगे, और वो कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस है हम इसे एफ साइन थीटा कहेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं वर्क इज डिफाइंड एज वर्क is defined as the product of the displacement and the component of force in the direction of displacement. ऑल राइट, तो अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? हम वर्क को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बड़े काम की बात है, डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका? आप नोटिस कीजिए कि अब मैं आ जाता हूँ अपने फिगर की तरफ। यहाँ पर अगर आपको ये फोर्स नजर आ रही है तो फोर्स किस तरफ को लग रही है? असल में ये लग रही है ना सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस बल्कि अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। तो हमने डिपेंड करता है लेकर कहाँ जाना है ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये मूव करे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा किस डायरेक्शन में है? अगर आप नोटिस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेरा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि मैं वर्क को किस तरह से लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा फोर्स का वो कंपोनेंट या ऑलराइट फोर्स का ओके डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेकर जाना चाहता हूं। तो इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो है एफ कॉस थीटा। वो है एफ कॉस थीटा। तो मैं एफ कॉस थीटा को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एफ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं अगर एफ और डी मल्टीप्लाई में मेरे पास लग जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, हमने ये बात देखी थी सेकंड चैप्टर में कि कॉस थीटा को अगर रिवर्स किया जाए तो डॉट प्रोडक्ट लगती है, यानी एफ वेक्टर लग जाएगा, डॉट लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी एक एरो लग जाएगा। यूं चूंकि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये दो तरह से हो सकता है। एक तो वर्क जो है वो कांस्टेंट फोर्स के साथ भी हो सकता है और दूसरा वर्क जो है वो वेरिएबल फोर्स के साथ भी हो सकता है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात को आगे लेके चलता हूं और बनाते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन आ गई जो कि रिप्रेजेंट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस को और ये मेरे पास एक लाइन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस को। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस का नाम देता हूं एक्स एक्सिस और इसको नाम देता हूं मैं वाई एक्सिस का। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं वाई एक्सिस का। ऑलराइट, तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास 20 न्यूटन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, यानी ये आ गया 20 न्यूटन और इक्वी डिस्टेंस के बाद यहाँ पर जाहिर है 40 न्यूटन और इक्वी डिस्टेंस के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 60 न्यूटन। ये न्यूटन में फोर्स चल रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में चल रही है फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं यूं मानता हूं कि यहां पर आ गया 50 मीटर, यहां पर आ गया 100 मीटर, यहां पर आ गया 150 मीटर एंड सो ऑन। तो अगर मेरी फोर्स चेंज नहीं हो रही, यानी मैं एक ही फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को घसीटे जा रहा हूं, घसीटे जा रहा हूं, घसीटे जा रहा हूं। इस फिगर की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो इसमें मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं, लेकिन इसमें अगर मैं अपनी फोर्स को कांस्टेंट रखता हूं, यानी फोर्स मेरी तब्दील नहीं होती, तो फिर ग्राफ में
कुछ इस तरह किसी शक्ल बनेगी, किस तरह की सी बनेगी। मैं इसका पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं एक ही फोर्स के साथ इसको मूव कर रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे ग्राफ में फोर्स जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि इस ग्राफ में मैंने जो फोर्स ली है वो फोर्स 40 न्यूटन है और इसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। अब इस फोर्स के साथ अगर मैं पहला फासला तय करता हूँ 50 मीटर का, थकता नहीं हूँ, दूसरा एक और 50 मीटर का फासला तय कर लेता हूँ, थकता नहीं हूँ, और फिर इस तरह से चलता जाता हूँ यहाँ तक कि मैं 150 मीटर का फासला तय करके रुक जाता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे मेरी फोर्स 0 हो गई। लेकिन जितना भी फासला मैंने तय किया, ये वाला, ये सारा का सारा एक ही फोर्स के साथ तय किया गया था, जो कि थी 40 न्यूटन। तो अगर मैं इसको, यानी यहाँ पर जो वर्क हुआ है, मैं अगर कोशिश ये करूं कि इसको भी फाइंड करने की कोशिश करूं, इस एरिया को, अगर मैं इस एरिया को जो इस दो लाइंस के यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एक एरिया है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो एरिया का फार्मूला बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, या लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ पर मेरे पास इस एरिया की जो लेंथ है, माने ऐसा कि ये 150 है, 150 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस को अगर आप 40 न्यूटन माने, बेस को अगर आप 40 न्यूटन मान लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा इनकी प्रोडक्ट का, जो कि होगा 0 से थोड़ा सा। ओके ओके ओके, तो 150 और 40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मेरे पास आ जाता है 6000। 150 को अगर आप देखें तो वो है मीटर में, वो है मीटर में, और जो 40 है, 40 जाहिर है फोर्स है और फोर्स के यूनिट्स होंगे न्यूटन। तो मैं इन दोनों को मिलाकर लिख सकता हूँ 6000 न्यूटन मीटर। ओके, अब अगर मैं इसी फार्मूले को यूज करूं, वर्क के फार्मूले को, और वर्क के फार्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो फोर्स मेरे पास यहां पर 40 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 150 मीटर है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 150 अगेन 6000 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं बाकायदा वर्क का फार्मूला लगाऊं FD, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो सेम आंसर है उसका कि जो मेरे पास आया है एरिया की शक्ल में। इसका मतलब यह है कि एरिया, इसका मतलब यह है कि जो एरिया का आंसर है और जो वर्क फाइंड करने का तरीका है, उस तरीके से फाइंड किया जाने वाला आंसर, दोनों के आंसर्स मैच कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब यह है कि वर्क जो है वो मैं इस तरह से भी फाइंड कर सकता हूं कि वो एरिया जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर है, इस एरिया को अगर मैं फाइंड कर लूं तो मेरे पास वही आंसर आएगा कि जो वर्क का है। यानी वर्क के फार्मूले को अगर मैं बाकायदा इस्तेमाल करूंगा तो जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा कि अगर मैं एरिया फाइंड करने की कोशिश करूंगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर। ये बात याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, काम की बात है। ऑलराइट, तो हम जबकि हम वर्क को समझ चुके कि वर्क क्या है और इसको कैलकुलेट करने के दोनों तरीकों को भी जान चुके हैं, तो अब इस बात को लेकर हम ज़रा सा और आगे चलते हैं। इन चीज़ों को हम कर देते हैं डिलीट, और यस, अगेन अपना बोर्ड ले लेते हैं। ऑलराइट,
ये हमने ले लिया बोल्ड। अब अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क किसके बराबर आया? वर्क बराबर आया, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा के, या एफ डॉट डी के। तो एफ डी कॉस थीटा के बराबर आ गया हमारा वर्क। तो अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाल्टी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी को ये मैं फोर्स लगा रहा हूं अपवर्ड, ये डायरेक्शन है मेरे फोर्स की और ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेकर जा रहा हूं बाथरूम की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेरी ये आ गई और फोर्स की डायरेक्शन मेरी ये आ गई। इस तरह से इसमें इस सूरत में वर्क डन क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि वर्क डन बराबर है एफ डी कॉस थीटा के। तो फर्ज कीजिए मैं फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन की, लेट सपोज 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, माने कि मेरा बाथरूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है, ऐसा फर्ज कर लेते हैं 5 मीटर की दूरी पर है और मैं फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन की, लेट सपोज। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह 5 मीटर लिख दूं, और अगर मैं कॉस थीटा में, अगर आप नोटिस करें गौर से फिगर को देखें, तो आपको एक बात नजर आएगी, वो ये कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर 90 डिग्री लगेगा, कॉस 90 डिग्री। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो वट एवर द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ 50 एंड 5, 250 न्यूटन मीटर अगर हमारा वर्क का आंसर है, बट कॉस 90 डिग्री मेक्स it 0. Why? The value of cos 90 is equals to 0. In this way, अगर हम कोई भी ऐसा वर्क है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक वॉल है और इस वॉल को मैं धक्का लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, यहाँ पे खड़ा हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राउंड है और ग्राउंड के साथ ही यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, खुद खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर ये मैं खड़ा हो गया और इसके ऊपर अब मैं जोर लगा रहा हूँ। अगर मैं जोर लगा रहा हूँ तो फोर्स तो लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? क्या कोई दीवार कोई फासला तय कर रही है? इस केस में नहीं। तो ये था हमारा पहला केस और ये है हमारा दूसरा केस। दूसरे केस में अगर मैं वर्क का फार्मूला यूज करूं, वर्क का फार्मूला यूज करते हैं और वर्क बराबर होता है एफ टी कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। तो फोर्स, यस, अगर हम मान लें कांस्टेंट कि मैं फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन की, 50 न्यूटन की अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो उसको तो एज इट इज 50 न्यूटन ही लिख लेते हैं, सॉरी एफ डी कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, सवाल ये आ गया। इस केस में चूंकि हमारी वॉल कहीं भी मूव नहीं कर रही, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट आएगा 0 और कॉस थीटा में 0 डिग्री मान लेते हैं, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आने वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं। नतीजे में चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, लिहाजा वर्क डन 0 है। इस केस में कि जब आपके पास फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, वर्क डन 0 है। इसी तरह से अगर आपकी अम्मी निकलती हैं शहर को, रास्ते में ग्रोसरीज वगैरह खरीदने के बाद वो अपनी सहेली से खड़ी होकर बातें कर रही हैं, लेट सपोज, तो
अगर तो आपकी अम्मी खड़े होकर अपनी सहेली से बातें कर रही हैं जबकि उनके हाथ में एक अच्छा भला बैग है और बैग पर मुसलसल फोर्स लग रही है, फोर्स तो मुसलसल लग रही है, इसे उठाए रखा है, लेकिन चूंकि वो आपकी अम्मी अपनी सहेली के साथ खड़ी होकर बात कर रही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सवाल। और डिस्प्लेसमेंट, यस डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट है जीरो, बिकॉज ये कहीं भी मूव नहीं कर रहे, इनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसी तरह से अगर एक कार चल रही है और इंजन उसका स्टार्ट है, बट आपके अब्बू अपनी गाड़ी में बैठ के अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, तो चूंकि इंजन तो स्टार्ट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, तो इस केस में भी वर्क डन जो है वो जीरो होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो फोर्स है वो हमने कांस्टेंट मान के चलना है, यानी फोर्स में कोई तब्दीली नहीं हो रही। ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्क डन विद ए कांस्टेंट फोर्स। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, एक बात याद रखिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज को आपने लाजमी इसको लिखना है। मैं इसको अगेन रिमूव करता हूँ बात को आगे बढ़ाने के लिए। फिल कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं अपने बोर्ड के कलर के मुताबिक और अब शुरू करते हैं। ओके, तो अगर इस केस में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स है। हमने देख लिया कि अगर मैं फोर्स लगाता हूं इसको उठाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी यह है कि मैंने इसे इस तरफ को लेके जाना है 5 मीटर दूरी पर, 5 मीटर दूरी पर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। और अगर मैं फोर्स इस तरह से लगाता हूं तो मुझे बताइएगा वर्क डन क्या होगा। जी हाँ, वर्क डन बराबर होगा जीरो के। क्यों? वर्क बराबर है एफ डी कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। तो अगर फोर्स में बेशक 50 न्यूटन ही क्यों ना लगा रहा हूं तो 50, डिस्प्लेसमेंट में 5 मीटर लिख देते हैं, लेकिन अगर आप एंगल देखें, एंगल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कॉस 90 डिग्री है, और अगर कॉस 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री पर वर्क डन हमेशा जीरो होगा। दूसरा केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन वही बॉक्स ले लेता हूं और वही बॉक्स ले लेता हूं, लेकिन अब उसको एक एंगल से फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं इस तरह से। ये अब मैं फोर्स लगा रहा हूं अगेन 50 न्यूटन ही की फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट माने 5 मीटर में इसे दूर लेकर जाना चाहता हूं। तो अब डिपेंड करेगा एंगल क्या है। एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, इसको फर्ज कर लीजिए। तो वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, वर्क बराबर है एफ डी कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। फोर्स कितनी लगाई मैंने? फोर्स मैंने लगाई 50 न्यूटन की, और एफ डी कॉस थीटा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरे पास 5 मीटर का। और अगर मैं इनके बीच में एंगल को एडजस्ट करने की कोशिश करूं, कॉस 60 डिग्री को, तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 250 इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ 60 बराबर होगा 0.5 के। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 0.5 के बराबर होगा। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 125 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या जोल। वर्क के जो यूनिट्स हैं वो हैं जोल। आपने नोटिस किया कि 90 डिग्री पर जो वर्क डन जीरो था, लेकिन जब वो 90 डिग्री से कम होना शुरू हुआ, एंगल 60 पर आ गया, तो आपके पास वर्क आना शुरू हो गया। हमें चाहिए होगा बड़ा बोर्ड, बड़े बोर्ड के लिए मैं इन बातों को भी रेस कर लेता हूँ। ऑलराइट, और बोर्ड का कलर दोबारा से फिल कर लेता हूं मैं। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास वही लाइन है, वही ऑब्जेक्ट है, उतनी ही फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इस दफा मैं बैठ गया और बैठ के फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ एंगल को कम करके 30 डिग्री मान लीजिए ऐसा। 30 डिग्री फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स लग रही है वही 50 न्यूटन की। और लेकर कहाँ जाना चाहता हूँ? हाँ जी, वहीं उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट है मेरा 5 मीटर का। ऑलराइट, तो वर्क डन बराबर होगा एफ डी कॉस थीटा के। एफ डी कॉस थीटा के फोर्स लगाई के 50 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हाँ, इस दफा जो कॉस थीटा है उसमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, अब अगर 50 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 250 आंसर होगा इनकी प्रोडक्ट का, जबकि कॉज ऑफ 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.866। ऑल राइट, अब हम इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि इसका जो टोटल आंसर है वो आ जाता है 216 जूल के या न्यूटन मीटर के। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आपने नोटिस किया 90 डिग्री पर वर्क डन 0 था, फिर 60 डिग्री हो गया, यानी 90 डिग्री से जैसे ही एंगल छोटा हुआ तो वर्क डन आना शुरू हो गया। हमने जब उस एंगल को और छोटा किया तो नोटिस किया कि वर्क डन मैक्सिमम है, वर्क डन इंक्रीज हो गया 125 न्यूटन मीटर से अब 216 न्यूटन मीटर या 216 जूल हो गया है। जब हमने ये देखा कि अगर हम एंगल को छोटा कर रहे हैं तो वर्क डन बढ़ता चला जा रहा है, इसको जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना अब इस ऑब्जेक्ट को लेट कर उठाया जाए, लेट कर फोर्स लगाई जाए इसकी। तो मैंने इसी बॉक्स को ले लिया, फोर्स तो जाहिर है मेरी वही है, फोर्स तो वही है, लेकिन इस दफा अब मैंने इसे लेट के उठाना है। ये मैंने इसको फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स वही है अगेन 50 न्यूटन, और जो लेकर जाना है डिस्प्लेसमेंट वो भी मेरे पास 5 मीटर। ओके, तो अब अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो वर्क बराबर है एफ डी कॉस थीटा के, एफ डी कॉस थीटा के। फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू लगाऊंगा 50 और डिस्प्लेसमेंट की जगह 5। और इस दफा अगर आप नोटिस करेंगे कि फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि यहां पर कॉस 0 डिग्री लगेगा। जब भी चीजें दोनों वेक्टर क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री। तो इस केस में वी नो दैट cos 0 is equals to 1, then answer will be 250 जूल या 250 न्यूटन मीटर, बिकॉज cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपने नोटिस किया 90 डिग्री पर वर्क डन 0 था, 90 डिग्री से घटाया मैंने 60 डिग्री किया तो वर्क आना शुरू हो गया 125 न्यूटन मीटर। मैंने डिग्री को और कम किया तो देखा कि मेरे पास तो वर्क 216 न्यूटन मीटर आ गया, यानी इंक्रीज हो गया। और फिर जब मैंने इसे लेट कर उठाया तो मेरे पास जो वर्क डन है वो मैक्सिमम आया। 90 डिग्री से कम करता हूं तो वर्क डन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है। अब मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा ही हो सकता है तो क्यों ना 90 डिग्री से बढ़ाकर देखा जाए। तो चलिए 90 डिग्री से बढ़ाकर देख लेते हैं, 90 डिग्री से बढ़ाकर देखते हैं इसको। और 90 डिग्री से बढ़ाकर देखते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री से अब हम बढ़ा रहे हैं और चेक करेंगे कि अब क्या फर्क पड़ेगा। आपको याद होगा एक एग्जांपल हमारे चलने की। चलने में क्या होता है? चलने में होता यह है कि मैं पीछे को फोर्स लगाता हूं और आगे को चलता हूं, यानी मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है बैक साइड पर, ये
फर्ज कीजिए फोर्स अभी भी 50 न्यूटन ही लगा रहा हूं, 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो इस तरफ को आने वाला है, यानी मैंने जो फासला तय करना है डिस्प्लेसमेंट का वो है 5 मीटर। अब अगर मैं वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। और यस अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट होंगे एक दूसरे के, यहां पर अगर एक दूसरे के पैरेलल थे तो एंगल था 0 डिग्री, लेकिन अगर वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा यानी थीटा बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो फोर्स की जगह अगेन एक गलती, टी कॉस थीटा, फोर्स की जगह हम लगाएंगे 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लगाएंगे 5 मीटर और कॉस 180 लगाएंगे। वी नो दैट cos 180 इज इक्वल टू -1, तो ये तो 250 आ जाएगा, बट cos 180 इज इक्वल टू -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और यूं -250 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और जूल, जो एक ही बात है। तो इन सारी बातों के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, क्या कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगेन मैं किसी एक साइड को रिमूव करता हूं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखता हूं। यहाँ पर बस एक बात याद रखिएगा कि जो वर्क डन है 90 डिग्री से अगर इंक्रीज होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, यानी नेगेटिव वर्क होगा वो। 90 डिग्री तक जीरो था, 90 डिग्री से कम किया तो पॉजिटिव में इंक्रीज होना शुरू हो गया, 0 डिग्री पर मैक्सिमम हुआ, और जब हमने 90 डिग्री से इंक्रीज करने की कोशिश की वर्क को तो फिर वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो इस बात की बिना पर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं वर्क की। क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो जरा देखिएगा, डिलीट और ओके। अब हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं वर्क की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता चला? बिकॉज कॉस थीटा लगा हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों के बीच में कॉस होगा, कॉस को रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा आपके पास एफ डॉट डी, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो यूं वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको बात समझ में नहीं आई डॉट प्रोडक्ट की तो आपको दूसरे चैप्टर में जाना पड़ेगा मेरे ही चैनल पर, और वहां पर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो रूल्स हैं जिनको हम स्टडी किया हमने वहां पर, उनको आप स्टडी कर सकते हैं, यूं आपको समझ आ जाएगी। ऑलराइट, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, वर्क डन इज पॉजिटिव, work is said to be positive if it is less than 90 डिग्री। जैसा कि हमने देखा था एग्जांपल में कि 90 डिग्री से जब वर्क कम किया था तो वो पॉजिटिव आ रहा था। एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट वो क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि वर्क इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री, वर्क इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री पर भी मैक्सिमम होगा बट वो नेगेटिव होगा। तो फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, वर्क इज सेड टू बी जीरो, वर्क is said to be zero
if theta is 90 degree, if work is said to be 0 if theta is 90 degree, और आखिरी पॉइंट वर्क इज नेगेटिव will be negative if theta is less than greater than if theta is greater than 90 degree। तो ये हैं वो प्रॉपर्टीज जिनको आपने लाजमन याद करना है, तैयार करना है वर्क की। इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किया वर्क डन विद ए कांस्टेंट फोर्स को। ऐसा वर्क जो कांस्टेंट फोर्स के साथ आप करते हैं जिसमें आपकी फोर्स तब्दील नहीं होती, उसको हम कहते हैं वर्क डन विद ए कांस्टेंट फोर्स। अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी वर्क डन विद ए वेरिएबल फोर्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।